मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूथ ट्यूटोरियल पर। बट आज हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर 6 कवर अप करने वाले हैं, जिसका नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना, सिविलाइजेशन द नेटिव एंड एजुकेशन द नेशन। आज हम लोग उस व्यक्ति के बारे में भी जानेंगे जिस व्यक्ति ने हमारे इस एजुकेशन सिस्टम को लाया, और कभी कभी कई सारे बच्चे उस व्यक्ति को हमेशा कोसते रहते हैं कि वो व्यक्ति कौन था जो शिक्षा को लेके आया या फिर जो एग्जाम पैटर्न को लेके आने वाला था। तो आज उसी व्यक्ति के बारे में हम जानेंगे। अगर बेटा मैं इस चैप्टर का आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं तो इसमें साफ साफ ये बताया गया है कि जब इंडिया कई सारी चीजों को यानी अंधविश्वासों को काफी आसानी से मान लेता था और अंग्रेज इससे कई ज्यादा परेशान हो गए थे, और अंग्रेजों ने ये डिसीजन लिया कि कैसे भी करके हमें क्या करना है, इन इंडियंस को पढ़ाना लिखाना है, क्योंकि अगर जब हम इंडियंस को पढ़ा देंगे ना तो ये अंधविश्वासों पे बंद कर देंगे, अंधविश्वासों सोचना या बोलना बंद कर देंगे और चीजों को अच्छे से समझने लग जाएंगे। और इस पे अंग्रेजों का एक और अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर वो इंडियंस को अच्छी एजुकेशन देंगे तो इससे क्या होगा कि इंडियंस कभी भी अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे। तो इसी चीज को आज हम समझेंगे कि उन्होंने क्या क्या पॉलिसी अपनाई। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन से एक व्यक्ति को बुलाया जो काफी इंटेलिजेंट और काफी पढ़ा लिखा था। उस व्यक्ति का नाम था विलियम जोन्स, जो 1783 में भारत आया था। चलो बेटा इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। ये विलियम जोन्स है कौन? विलियम जोन्स जो है एक लिंग्विस्ट था। लिंग्विस्ट का मतलब होता है जो भाषाविद होता है, जिसे कई सारी भाषाएं आती है। ठीक है बेटा। एंड ये 1783 में कहा आया, भारत आया। सबसे पहले कहां पे आया था? भारत के कलकत्ता में। ठीक है, पश्चिम बंगाल वही कलकत्ता। एंड इसका जो एक फ्रेंड है जिसका नाम है कोलब्रुक। क्या नाम है? कोलब्रुक। ओके। और ये जो है प्राच्यवादी यानी एक ओरिएंटेल्सिस है। क्या है? ओरिएंटेल्सिस। अभी समझेंगे हम धीरे धीरे। तो बेटा क्या होता है कि ये भाषाविद होता है, इसे कई सारी भाषाएं सीखना काफी अच्छा लगता है। तो उस समय जब ये भारत आता है तो जाहिर सी बात है कि भारत की भाषाओं को भी सीखेगा। तो ये भारत की भाषा जो उस समय ज्यादा चल रही थी वो दो भाषा थी, एक थी फारसी और एक थी हमारी संस्कृत। ये उन दोनों भाषाओं को लेकर रुचिकर हो जाता है, मतलब चीजें सीखने लग जाता है, और भारत की इतिहास की जितनी भी चीजें होती है ना उनको भी खोजने लग जाता है, उनके बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर ये धीरे धीरे फील करता है कि मैं सिर्फ अकेला ही नहीं हूं, मेरे कई और भी जो अंग्रेज दोस्त हैं वो भी इंडिया की चीजों के बारे में जानना पसंद करते हैं, जिसमें से नाम लिख रखा है एक हॉलैंड, और इनका जो एक फ्रेंड था कोलब्रुक, वो भी इंडिया की चीजों के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता था। तो इन्होंने कहा क्यों ना हम अपना एक टीम बनाए। इन्होंने एक टीम बनाया जिस टीम का नाम रखा इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की इन्होंने टीम का नाम भी रख दिया, और साथ ही साथ अपनी एक अखबार कंपनी यानी न्यूज़पेपर की कंपनी बना ली, जिसमें जो भी चीज वो इंडिया की खोजते थे ना तो उसको प्रिंट कर देते थे, और करने के बाद उस अखबार को कहां भेज देते थे? ब्रिटेन में, ताकि ब्रिटेन के लोग देखें और ये जाने कि इंडिया भी कभी अच्छा खासा शिक्षित था। वो थोड़ा अभी जाके थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया। और इन लोगों का मानना था, यानी हमारे जो है विलियम जोन्स का और हमारे कोलब्रुक का मानना था कि अगर अंग्रेज चाहते हैं कि वो बाहर से आने के बाद भी इंडिया पे राज अपना कायम रखे, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? इंडिया की चीजों को ही पढ़ाना पड़ेगा, यानी इंडिया की जो एजुकेशन है उन्हें उसी भाषा में वो एजुकेशन देनी पड़ेगी। अगर वो सोचेंगे कि इंडियंस इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़े तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इसी बात पे कई सारे लोग हामी भी भरते हैं, वो कहते हैं कि हाँ इनकी बात सही है, अगर हम उन्हें उन्हीं की चीज पढ़ाएंगे ना तो उन्हें पढ़ने में ज्यादा टफनेस नहीं होगी। इसी को बात में ध्यान में रखते हुए 1781 में खोले गए मदरसा को और अच्छे प्रोग्रेस में लाया जाता है। और फिर 1791 में, कब? 1791 में एक BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी ओपन की जाती है, ताकि लोगों को संस्कृत और मदरसाओं में लोगों को फारसी भाषाएं सिखाई जाए, इंडियंस को उनकी ही लैंग्वेज समझाई जाए। लेकिन बेटा ये इतना आसान भी नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इन लोगों का विरोध करने के लिए रेडी हो गए, और उन्होंने काफी जोर जबरदस्ती करके इन चीजों को खत्म भी करवा दिया, जिसमें हमारा सबसे पहले नाम आता है जेम्स मिल का। आप देख सकते हो जेम्स मिल को, ये रहे जेम्स मिल। इन्होंने साफ साफ कहा कि इंडिया की जो एजुकेशन है बिल्कुल बेकार है, इनमें समझ तो बिल्कुल नहीं है, तो इनकी एजुकेशन कैसे अच्छी हो सकती है। उन्होंने कई सारी बुराइयां इंडिया की एजुकेशन के बारे में कही, और इसी के विरोध में, यानी फिर कह सकते हैं कि हम विलियम जोन्स के विरोध में एक और व्यक्ति सामने आया जिसको आप हमेशा कोसते रहते हो। उस व्यक्ति का नाम है वकील थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ठीक है बेटा, ये वही व्यक्ति है जो इंडिया के एजुकेशन को जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था सबसे पहले। इसने साफ साफ कहा कि इंडिया की जो एजुकेशन ना बिल्कुल रद्दी भर है, बेकार है। जितना इंडिया की एजुकेशन में, इंडिया की चीजों में ज्ञान है, उतना तो यूरोप के लाइब्रेरी के एक जो कबर्ड होता है ना उस किताबों में इतना ज्ञान होगा जितना इंडिया की पूरी हिस्ट्री में ज्ञान नहीं होगा।
ऐसे इसने कंपैरिजन किया और इंडिया की काफी ज्यादा इंसल्ट भी की। एंड आखिरकार इसने 1835, कब 1835 को एक मिनट पॉलिसी लेके आया। ये मिनट पॉलिसी वही पॉलिसी है जिसके अकॉर्डिंग आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं। तो ये वही व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इंडिया की एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। 1835 में लाने वाली मिनट पॉलिसी के अकॉर्डिंग बच्चों को इंग्लिश में सारी चीजें समझाई जाएगी, उन्हें सिखाया जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस बताए जाएंगे। इसने ये भी समझाया कि अगर बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस को समझेंगे तो आगे चल के सिर्फ इंडिया की चीजें ही नहीं, दूसरे देशों की चीजों को भी जान पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज है जिससे कहीं से भी कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, बातें की जा सकती है और चीजों को समझा जा सकता है। एक बार थोड़ा सा फिर से हम लोग एक बार थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है बेटा, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले जो है इसने क्या किया, कंपेयर किया इंडिया के एजुकेशन को यूरोपियन की लाइब्रेरी से। याद रखना बेटा, जब भी आप ये आंसर लिखोगे तो इस पॉइंट को ऐड कर देना, आपको अच्छे खासे नंबर भी इससे मिल जाएंगे। कब लेके आए थे? 1835 में मिनट पॉलिसी लाए थे, जिसके अकॉर्डिंग इंग्लिश सबसे पहले जो है इंग्लिश लैंग्वेज को इंडियन एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करवाया गया। और आज भी जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो इसी मतलब अकॉर्डिंग 1835 की जो है एजुकेशन पॉलिसी ही लिया गया है। इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सप्लेन किया। किसने? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। चलो बेटा आप थोड़े आगे के टॉपिक को समझते हैं। सो मेरे डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको विलियम जोन्स और थॉमस बेबिंगटन के मैकॉले की फाइट काफी प्यारी लगी होगी और आपको काफी कुछ समझ में भी आया होगा। बेटा मैं एक बार फिर से रिपीट करवाना चाहूंगा कि 1835 की मिनट पॉलिसी को हमेशा याद रखना, इसका क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए अब आगे के टॉपिक को कवर अप करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटेन में एक कमेटी बैठती है, ब्रिटेन के सारे बड़े बड़े लोग उसमें बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कैसे इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा एज अ एजुकेशन पर्पज, एंड उनके बेनिफिट क्या क्या होने वाले हैं इसको समझाया जाएगा। तो ब्रिटेन की एक कमेटी बैठती है और क्या करती है, एक पत्र भेजते हैं, कि उस समय इंटरनेट तो था नहीं ना कि चैट करेंगे और भेज देंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक लेटर भेजा। ठीक है बेटा, लेटर भेजते हैं इंडिया के गवर्नर जनरल जो उस समय थे चार्ल्स वुड। ठीक है, इस लेटर को जो उन्होंने भेजा इसी कारण से चार्ल्स वुड के नाम पे इस लेटर का नाम भी क्या पड़ गया, डिस्पैच ऑफ वुड या वुड डिस्पैच के नाम से किया गया, जिसको हम नीति पत्र भी बोलते हैं हिंदी में। चलो बच्चों आप जानते हैं कि वुड नीति पत्र में था क्या। पहले आपको एक बात बता दूं कि जो वुड नीति पत्र है ये 1854 में भेजा गया था और इसका भेजने का पर्पस यही था कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाना। चलो समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें थी। तो फर्स्ट इसमें लिखा गया था कि इंडियन एजुकेशन इज टोटली यूजलेस। सिंपल कहने का मतलब था कि इंडिया की एजुकेशन में कोई भी जानकारी नहीं है, ये सारी की सारी पढ़ाई बेकार है, इससे बढ़िया तो यूरोपियन की एजुकेशन सिस्टम है। एंड सेकंड उन्होंने बताया कि वैल्यू ऑफ यूरोपियन एजुकेशन, कैसे अगर यूरोपियन एजुकेशन को पढ़ाया जाए तो वो ज्यादा यूजफुल होगा इंडियंस के लिए। उनका कहना था कि अगर मान लो इंडियंस यूरोपियन लैंग्वेज को पढ़ेंगे ना, इंग्लिश लैंग्वेज को, तो क्या होगा कि वो सिर्फ इंडिया की चीजें नहीं बाहर की चीजों को भी अच्छे से समझ पाएंगे और वो जो है टेक्नोलॉजी के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले पाएंगे और एज अ वर्कर भी काफी अच्छा काम कर पाएंगे और नैतिक मूल्यों को भी समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, थर्ड उन्होंने कहा था कि बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उन्होंने समझाया कि कैसे एक इंग्लिश लैंग्वेज काफी यूजफुल है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं रह गई है, अब पूरी दुनिया में किसी से भी कम्युनिकेट करने का एक माध्यम बन चुका है। तो उनका मानना था कि लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज आ गई इंडियंस को, तो क्या कर पाएंगे, बाहर के लोगों से भी बातचीत कर पाएंगे और उनकी चीजों को भी जानकारी ले पाएंगे। तो बच्चों जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है आपको उसे स्टॉप करना है अपनी ब्रेन पे, और अब हम चलेंगे थोड़ा सा पीछे जहां से हमने शुरुआत की थी, जहां से हमने देखा था कि अंग्रेज जो है इंडियन को एजुकेटेड करना चाहते थे। उससे पहले क्या होता है, अंग्रेज ना एक स्टेप लेते हैं, एक व्यक्ति को भेजते हैं अपने ब्रिटेन से और कहते हैं कि जाओ और देख के आना कि इंडिया में कैसी शिक्षाएं दी जा रही है, इंडिया के लोग क्या क्या चीजें पढ़ाते हैं। अब वो व्यक्ति आता है ब्रिटेन से, कहा, इंडिया में। उस व्यक्ति का नाम होता है विलियम एडम। ये व्यक्ति आता है 1830 के आसपास। ठीक है, ये बेटा ये आया स्कॉटलैंड से। स्कॉटलैंड जो है ब्रिटेन का एक हिस्सा है। एक और चीज, बहुत से बच्चों को लगता है कि ब्रिटेन जो है सिर्फ एक कंट्री का नाम है, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन जो है 4 कंट्री से मिलकर बना है। एक हमारा उत्तरी आयरलैंड हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया और इंग्लैंड हो गया। इन 4 कंट्री से मिलकर क्या बना है, ब्रिटेन बनता है, जिसे हम यूके भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। और जो ये व्यक्ति जो है विलियम एडम, ये भी कहां से है, स्कॉटलैंड से ही आया है। ये व्यक्ति आता है और देखता है कि इंडिया की हर जगह पे क्या है, स्कूल्स है, छोटे छोटे स्कूल खोल रखे हैं। किसी को दुकान के बगल में जगह मिल रही है तो वहां पे लोग पढ़ाने लग गए, किसी को पेड़ के नीचे जगह मिल रही है तो वहीं पढ़ाने लग गए। ऐसे कर करके देखता है तो कम से कम 20 लाख के आसपास क्लासेस चल रही हैं इंडिया में। जो भी व्यक्ति थोड़ा बहुत भी शिक्षित है वो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे अलग है बड़े बच्चे अलग है, नहीं, सबको कंबाइन में पढ़ाया जा रहा है।
कोई टाइम स्केड्यूल नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, जिस बच्चे की कंडीशन जैसी है उसको उसके हिसाब से ही पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद जो है विलियम एडम अपनी रिसर्च करके एक रिपोर्ट बनाते हैं, जिसके अनुसार वो बताते हैं कि लगभग देखा जाए तो हर क्लास में जो है 20 बच्चे तो पढ़ रहे हैं और लगभग 2 लाख के आसपास क्लासेस चल रही हैं। तो कंफर्म करते हैं कम से कम इंडिया में जो है 20 लाख के आसपास बच्चे क्या कर रहे हैं, एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। और ये उनकी रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं। उन्होंने जो सबसे मेन पॉइंट बताए थे वो ये थी कि इंडियन एजुकेशन जो है ना उस समय काफी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन है। क्या मतलब है इसका? सिंपल मतलब ये था बेटा कि जब भी जो है फसलों की कटाई के समय, यानी किसान जब अपनी फसल कटाई करते हैं तो उस समय उन्हें अपनी फैमिली की मेंबर्स की जरूरत पड़ती है, तो वो लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को भी काम पे लगा लेते थे। अब क्या होगा, इससे बच्चों की स्कूल छूट जाएंगे। तो इंडियन एजुकेशन के उस समय जो टीचर्स थे ना वो उस समय बच्चों को छुट्टी दे देते थे। कहते कोई नहीं बेटा, जो फसल कटाई की समय आएगी ना तो आप छुट्टी ले लेना, अपना आराम से फसल काट के उसके बाद क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी। इससे क्या होता था, गरीब बच्चों की पढ़ाई जो है वेस्ट नहीं होती थी। इसको बोला गया कि इंडियन एजुकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके बारे में विलियम एडम ने अपनी रिपोर्ट में बताया था। लेकिन अब चलो वापस हमारे टाइम पर आते हैं 1854 में जो है वुड डिस्पैच को इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है बेटा, हमारे यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं उसको इंप्लीमेंट करवाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी शिक्षा को इंडिया पे डाला जाए, पढ़ाया जाए, बच्चों को, यूथ को ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज ही सिखाई जाए। वो लोग क्या करते हैं, जितने भी टीचर्स वगैरह होते हैं, जैसे पंडित जी हो गए, उनको ही स्कूल दे देते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति को उठाया, 2-3 स्कूल दे दिए और फ्री में गवर्नमेंट जॉब दे दी। तो टीचर्स भी खुश हो जाते थे कि हमें फ्री में ही गवर्नमेंट जॉब मिल गई। लेकिन अंग्रेज कहते थे कि आपके लिए एक शर्त है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही पढ़ाना है और कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं पढ़ानी है, और ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बच्चों को सिखाना है। कुछ टीचर ऐसे भी थे जिन्होंने साफ साफ मना किया कि नहीं भाई, हम जो है इंडियन एजुकेशन को ही पढ़ाएंगे। तो उनके पास क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे जो वहां के बच्चे हैं ना, स्टूडेंट्स, वो भी अंग्रेजों की स्कूल में जाने लग गए। तो इसके कारण उन टीचरों को भी अंग्रेजों में शामिल होना ही पड़ गया। बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ने जो है फ्लेक्सिबिलिटी को भी धीरे धीरे खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई छुट्टी वगैरह नहीं मिलेगी फसल कटाई के समय। इसके वजह से क्या होता था, जब भी किसानों के फसल कटाई के समय आते थे, बच्चे जो है फसल काटने चले जाते थे तो उनकी स्कूल मिस हो जाती थी। अब अंग्रेज क्या कहते थे कि बच्चे जो है खुद से छुट्टी कर रहे हैं और इनका पढ़ने लिखने में कोई मन नहीं है। इसी कारण से क्या हुआ, कई सारे किसानों के गरीब बच्चे पढ़ाई ग्रहण नहीं कर पाए। ठीक है बेटा। और जैसे ही अंग्रेज आए, उन्होंने क्या किया, एग्जाम पैटर्न बना दिया कि जब एक साल में एक दो बार जो है आपके एग्जाम्स होंगे ही होंगे। टाइम टू टाइम स्कूल आना है और हॉलीडेज बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको ड्रेस में आना है, सारी चीजें, मतलब वो लोग चाहते थे कि इंडियंस को मोरल वैल्यू सिखाई जाए, डिसिप्लिन सिखाया जाए, और इसलिए उन्होंने कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया में लेके आ गए। तो बेटा जैसे ही 1854 के बाद क्या होता है, हमारे इंडियन एजुकेशन को बिल्कुल ही खत्म किया जाता है और ब्रिटिशर के एजुकेशन को अपनाने लग जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडियंस के लीडर्स चुप रहने वाले थे? कुछ समय बाद ही हमारे गांधी जी ने और हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध किया। चलिए जानते हैं कि गांधी जी ने इसके बारे में क्या बात की थी। गांधी जी ने कहा कि वैल्यू ऑफ स्किल, गांधी ने साफ साफ बताया कि अगर आप लोग सोचते हो लिटरेसी, जिसे हम बोलते हैं साक्षरता, साक्षरता मतलब है पढ़ना और लिखना, अगर आपको पढ़ना और लिखना आता है तो आप क्या हो, साक्षर हो, मतलब लिटरेसी हो। ठीक है बेटा। उन्होंने बताया कि अगर मान लो आप सोच रहे हो कि सिर्फ पढ़ाई का मतलब लिटरेसी है, यानी बच्चों को पढ़ना लिखना आ जाए तो वो शिक्षित है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षित का मतलब है कि आपके हाथ में कोई स्किल हो। अगर आपके हाथ में स्किल होगा तो आप 12th के बाद यानी अपने स्कूल कंप्लीटिंग के बाद कुछ अच्छे काम में कर लग पाओगे और कुछ मनी अर्निंग कर पाओगे। और ये बात गांधी जी ने शायद काफी सही कहा था बेटा। आज भी आप देख सकते हो हमारे बड़े भाई बहन हैं जो पढ़ाई करके 12th पास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, उन्हें भी इधर उधर घूमना पड़ रहा है। अगर हमें स्कूल में ही कोई स्किल सिखा दी जाए तो हमारे लिए कितना काफी अच्छा हो जाएगा। ये चीज गांधी जी का कहना था कि आप सोच रहे हो कि पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ पढ़ना और लिखना है, नहीं। पढ़ाई लिखाई यानी शिक्षा का मतलब सिंपल सा ये है कि आपको पढ़ने लिखने के साथ साथ कुछ हुनर भी आना चाहिए। उनका मानना था कि जैसे मान लो एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी की फर्स्ट स्टेप हमारा पढ़ना लिखना है, साक्षरता है, लेकिन शिक्षा का मतलब पूरी तरीके से अलग है। इसलिए गांधी जी ने बताया कि वैल्यू ऑफ स्किल्स क्या होती है। अगर हमारे हाथ में स्किल होगी तो हम अपनी स्कूलिंग के बाद अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। चलिए जानते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है डिसएग्री फॉर यूरोपियन एजुकेशन। गांधी जी ने साफ साफ मना किया कि ये जो यूरोपियन एजुकेशन है बिल्कुल बेकार है, ये हम लोगों को लोग दूसरों की तरह बनाना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम उनके अंदर ही समा जाए, अपनी चीजों को पूरी तरीके से भूल जाए। और जाहिर सी बात है, जो हम पढ़ते हैं वो हम समझते हैं। अगर मान लो हमने इंडिया की चीजों के बारे में पढ़ा ही नहीं कभी, तो हम कैसे जानेंगे कि इंडिया की चीजों में कभी कुछ हुआ भी करता था।
ठीक है बेटा। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा टेक्नोलॉजी अगेंस्ट। यूरोपियन के एजुकेशन में साफ साफ चीजें सिखाई जाती थी कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा, लेकिन गांधी जी का मानना था कि हम जितना टेक्नोलॉजी से दूर रहेंगे उतना बेहतर रहेंगे। इसी कारण से आपने देखा होगा गांधी जी हमेशा चरखा चलाया करते थे, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि टेक्नोलॉजी अगर आ गई तो लोगों की जॉब को खा जाएगी, और ऐसा आज सच में हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल लें कि एआई की वजह से कितने लोगों की जॉब खा चुके हैं, तो वही बात है बेटा, टेक्नोलॉजी आना बेनिफिशियल तो है, लेकिन वो कई सारे लोगों की जॉब भी खा जाती है, और यही गांधी जी ने बहुत पहले ही समझ लिया था। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा डिफाइन द रियल पर्पस ऑफ ब्रिटिशर। गांधी जी ने बताया है कि जो ब्रिटिशर है ये आपको एजुकेशन सिखा तो रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हो इनके पीछे की बात क्या है। गांधी जी ने बताया कि अगर मान लो ब्रिटिशर के बच्चों को एजुकेशन सिखा तो ही है, लेकिन आपको क्या लगता है जब हम ब्रिटिशर्स का विरोध करने कहेंगे बच्चों को तो क्या वो कभी करेंगे? जो उन्हें स्कूल में सिखाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग तो ब्रिटिशर काफी अच्छे हैं, वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि ब्रिटिशर जो है सबसे बेकार है और इनको हमारे कंट्री से भगाना ही पड़ेगा। इसी कारण से गांधी जी ने कहा कि इंडिया की एजुकेशन को बढ़ावा दो और ब्रिटिशर के एजुकेशन को बिल्कुल खत्म कर दो। मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको गांधी जी के सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में ही पूछ सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। वही रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा है। तो बेटा देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर का फर्स्ट पॉइंट है कि फाउंडर ऑफ शांतिनिकेतन स्कूल, जिसको 22 दिसंबर 1901 को खोला गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि बच्चे जितना ओपन में पढ़ेंगे, मतलब चार दीवारी के अंदर नहीं, बिल्कुल ओपन में, गार्डन हो गया या पार्क हो गया, ऐसी जगहों पे पढ़ेंगे तो बच्चों को शिक्षा अच्छे से समझ में आएगी। इसी कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो अपना एक स्कूल भी खोला था कलकत्ता में, जिसका नाम है शांति निकेतन। ठीक है बेटा, ये 22 दिसंबर 1901 को खोला गया था, जिसका मेन पर्पस यही था कि बच्चों को खुले में शिक्षा दी जाए। अरे सच वाली बात, अच्छी बात तो ये है कि ये स्कूल आज भी ग्रो अप में है। ठीक है। एंड रविन्द्रनाथ टैगोर भी जो है यूरोपियन की चीजों का विरोध तो करते थे, लेकिन वो थोड़े से गांधी जी के विचार में अलग थे। आइए समझते हैं कैसे। उनका मानना था कि ओपन स्कूल सपोर्टर थे, लेकिन उनका मानना था कि सपोर्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। वो चाहते थे कि जितनी भी चीजें टेक्नोलॉजी की यूरोप की है वो इंडियंस को सिखाई जाए, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम टेक्नोलॉजी सीखेंगे तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। और कभी कभी ना आपका पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है कि गांधी जी के विचार और रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार सेम कैसे थे और डिफरेंस कैसे थे। तो सेम में आपको यही बताना है कि दोनों के दोनों यूरोपियन के एजुकेशन का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी जो है टेक्नोलॉजी का विरोध कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए गलत है, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर टेक्नोलॉजी की सपोर्टर थे। ऐसा अगर आप पॉइंट लिखोगे तो पक्का आपको नंबर मिलेंगे। एंड वन मोर थिंग बेटा, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और हम